हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तरुण कपूर। वेलकम टू एजू इम्प्रिंट्स। हम आज डिस्कस करेंगे लीगल करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2021 फॉर लो एंट्रेंसेस. So in this series from January 2021 we will also include the judgments of January 2021. I have already uploaded September 2020 and October 2020 legal current affairs video on the channel, and of November and December I will soon upload those video also. So, and because I am uploading this video for the DLLB test series students, because they have been requesting me, day after tomorrow they have test. So let's begin. The first is Central Vista project, or this topic is basically related to the case of Rajiv Suri versus Delhi Development Authority and others. सो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जो राजीव सूरी है, उन्होंने एक पटिशन लगाई है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो बेसिकली जो नया पार्लियामेंट बन रहा है और बहुत सारे जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे राष्ट्रपति भवन के पास, जो एक लुटियंस गार्डन है उस एरिया में, सो जो सारा का सारा रेनोवेट हो रहा है 86 एकर्स ऑफ लैंड इन द लुटियंस गार्डन इन न्यू दिल्ली. तो पटिशनर ने कहा है कि ये जो सब कुछ आप रेनोवेट कर रहे हैं तो इससे हमारा जो राइट टू लाइफ है वो वायलेट हो रहा है, बिकॉज जो उनको पहले पब्लिक फ्री स्पेस या जो अवेल करने के लिए सुबह वो सैर कर सकते थे, उधर वो वॉक कर सकते थे, तो अब वो नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ग्रीनरी वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी. तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ का आर्टिकल 21 को बेसिकली दिखाते हुए कोर्ट को ये कहा है कि ये हमारा राइट टू लाइफ को वॉयलेट करता है. और इस चीज़ के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो बेसिकली जो पटिशन है उसको खारिज कर दिया है, और इन्होंने जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है सुप्रीम कोर्ट ने इसे अप्रूव कर दिया है. उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा दीपिका जगतराम सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस. सो ये जो इसमें जो दीपिका जी हैं, इन्होंने पटिशन लगाई है रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स. क्यों हुए? बिकॉज हमारे कोविड-19 लॉकडाउन के अंदर उन्होंने कहा कि जो लॉकडाउन सेंटर, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स बंद हुए हैं, ये हमारे बच्चों के जो न्यूट्रिशन है उसको काफ़ी अफेक्ट करा है, और कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ को भी अफेक्ट करा है. और न्यूट्रिशन हम देखें तो हमारा DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 47, जो बात करता है कि जो स्टेट है वो बच्चे के न्यूट्रिशन की ध्यान रखेगी और साथ साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर भी ध्यान रखेगी. तो उसे भी कहीं ना कहीं सरकार भूल रही है, इस पटिशन में ऐसा कहा गया है. सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही कहा है कि अनलेस देयर आर एनी स्पेशल रीजंस फॉर नॉट ओपनिंग ऑल द आंगनवाड़ी सेंटर्स बियॉन्ड द कंटेनमेंट जोन्स शुड बी मेड फंक्शनल. ठीक है, कि भाई कंटेनमेंट जोन्स के बाहर वाले सभी के सभी को खोल दें. ठीक है, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट दिस. नेक्स्ट है हमारा मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस. अब इस केस के अंदर जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है उसको बेसिकली हमारा उसको चैलेंज किए गए हैं काफ़ी सेक्शंस को. जो मेन है सेक्शन 32A. अब जो इस सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. इसका ऑब्जेक्ट यही है इस कोड का, रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉरपोरेट डेटर. ठीक है, कि सपोज एक पर्सन है, उसने आप समझ लीजिए कि एक पर्सन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने बैंक से लोन लिया है और वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो लोन नहीं चुका रहा है, तो हम उसे कह रहे हैं इंसॉल्वेंट हो गया है वो. ठीक है, बैंकरप्ट हो गया है, वो लोन नहीं चुका पा रहा है. तो उसके अब उसे पैसा निकालने के लिए जो बैंक्स हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे. तो गवर्नमेंट ने ऐसे कॉरपोरेट डेटर्स से डील करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेकर आई है. गवर्नमेंट 2016 में लेकर आई थी. ठीक है, तो इसका यही है कि उनको जल्दी से जल्दी उनका निपटारा करें, उनसे पैसा निकालें. ठीक है, तो अब जब उनकी नीलामी की जाती है, उनकी सपोज अब एक पर्सन है वो लोन नहीं दे रहा है तो उसकी एसेट्स बेचेगा. ठीक है, इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर. तो जब उसकी एसेट किसी को नीलाम की जाती है, बिडिंग होती है, तो उसके अंदर जो भी पर्सन बिडिंग लगाते हैं, मतलब जो भी बोली लगाते हैं, ठीक है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बात करी गई है. बिकॉज ऐसा देखा गया है कि सपोज बिडिंग के अंदर किसी पर्सन ने किसी चीज़ को ख़रीदा है, ठीक है, तो लेटर ऑन जो कंपनी है
उसको उसके ऊपर और नए नए जो हमारी दूसरी जो एजेंसीज होती हैं वो केस डाल देती हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो उससे क्या होता है, उस बिडर को नुकसान हो जाता है लेटर ऑन। ठीक है, तो उससे इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हम कह सकते हैं, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द कॉर्पोरेट डेटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी व्हेन देयर इज अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, और इसमें यही कहा है कि जो बिडर्स होते हैं फॉर द कॉर्पोरेट डेटर्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड वुड बी इम्यून फ्रॉम एनी इन्वेस्टिगेशंस बीइंग कंडक्टेड आइदर बाय एनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट कि उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी उस जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, जो उसको रेजोल्यूशन प्रोसेस को ख़त्म किया जाए, तभी इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेक्शन 3(2)(a) को वैलिडेट किया है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टे ऑन फार्म लॉज, बेसिकली जो बहुत ज़्यादा कंटेंशियस लॉज हो चुकी हैं इस टाइम में। और राकेश वैष्णव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे बेसिकली दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट है उन्होंने कहा स्टे लगा दिया है अंडर द स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट, और 4 मेंबर्स की जो कमेटी बना दी है सभी को पता है। सो जस्ट सी द नेम्स ऑफ द कमेटीज़ ऑन द गूगल कि कितने कौन कौन पर्सन है उस कमेटी में। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 8 ऑफ पॉस्को एक्ट 2012। ठीक है, देखिए रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक जजमेंट दी है। ठीक है, उन्होंने सेक्शन 8 ऑफ पॉस्को एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि सिंस देयर वाज अ नो फिजिकल डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, सो द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद द सेक्शुअल इंटेंट विदाउट पेनिट्रेशन द सेट वुड नॉट अमाउंट टू सेक्शुअल असॉल्ट। कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं है तो दैट एक्ट विल नॉट बी कॉल्ड सेक्शुअल असॉल्ट। तो इस चीज़ को सोशल मीडिया पर भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसलिए तो जो इस जजमेंट को अटॉर्नी जनरल ने सेंटर के पास लेकर गए हैं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर गए हैं कि इसके ऊपर रोक लगाई जाए, इस जजमेंट के ऊपर। और इस चीज़ का जो एक्सप्लेनेशन देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर्सन को एक्विट कर दिया है, उसके एक्विटल ऑर्डर को भी रोक दिया गया है। ठीक है, कि वो उसको अभी बरी नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर अभी लेटर ऑन अब जजमेंट दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ये मैरिटन रिजर्वेशन के ऊपर है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कोटा पॉलिसी है वो मैरिटियस कैंडिडेट्स को हम मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इवन इफ़ दे बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी। ये बिकॉज ऐसा क्यों करा गया है, बिकॉज यूपी के अंदर कुछ कांस्टेबल्स की भर्ती हुई जिसमें जो ओबीसीज की कैटेगरीज की कुछ फीमेल सीट, जिनके जनरल कैंडिडेट्स की फ़ीमेल से भी ज़्यादा मार्क्स होने के कारण उनके जनरल लिस्ट के अंदर, जो हमारी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की लिस्ट होती है उसके अंदर उनका नाम नहीं दिया गया है। तो इस तरह का जो काफ़ी सारी स्टेट सरकारों ने, मतलब राज्य सरकारों ने इस तरह के प्रोविजंस को करा है कि वो जैसे कैटेगरी के एक पर्सनस की सीट फुल हो जाती है सपोज, तो वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनमें चाहे उनके जनरल से ज़्यादा हो तब भी उनको सीट नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी और इसको चैलेंज किया गया है कोर्ट के अंदर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा है कि जो कोटा पॉलिसी है उसको हम वो किसी मेरिटियस कैंडिडेट को डिनाई नहीं करती है जॉब देने के लिए, चाहे वो किसी रिजर्व्ड कैटेगरी का ही क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि उनके जनरल कैटेगरी के पर्सन से नंबर ज़्यादा है तो उनको जॉब मिलनी चाहिए, ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस रिव्यू पिटीशंस। देखिए जो रिव्यू पिटीशन लगाई गई है वो आधार जजमेंट पे है। तो आप मुझे बताइए कि आधार जजमेंट कौन सा है, उसको कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस। तो उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन लगाई गई, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डिसमिस कर दिया है। और जो रिव्यू पिटीशन होती है वो उसका जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 145 में है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपनी किसी जजमेंट को जो पहले सुनाई गई है उसको दोबारा से बेसिकली रिव्यू कर सकती है। अब इससे रिलेटेड जब रिव्यू पिटीशन हमारी डिसमिस हो जाती है तो एक पर्सन के पास क्यूरेटिव पिटीशन का भी एक बेसिकली एक ऑप्शन है। अब जो क्यूरेटिव पिटीशन जो कॉन्सेप्ट है वो अशोक हुरा वर्सेस रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा 2002 के केस के अंदर इवॉल्व हुआ था बेसिकली। और ये जो क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो आर्टिकल 137 से सपोर्टेड है। देखिए
डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है मगर इम्प्लिसिटली कहीं ना कहीं 137 इसे सपोर्ट करता है, बिकॉज द emergence ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन इज इन रिलेशन with the interpretation of the review petition by the Supreme Court which is enshrined in Article 137. Okay, and अब ये जो रिव्यू पिटीशन है, अब इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सीपीसी और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर कोई भी पर्सन रिव्यू पिटीशन को लगा सकता है, और चाहे वो उस जजमेंट के अंदर पार्टी है या नहीं है, और उसको रिव्यू पिटीशन को 30 दिन के अंदर अंदर लगाना होगा, विद इन द 30 days ऑफ द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर. ओके, देन हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है. तो साथ साथ में जो हमारा तीसरी चीज़ है कि जब क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो जाती है तो मर्सी पिटीशन भी लगती है, जैसा आपने देखा था निर्भया वाले केस में भी. तो मर्सी पिटीशन के अंदर क्या होता है कि वो किसके पास लगती है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास. प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 एंड गवर्नर 161, मगर जो डेथ सेंटेंस को सिर्फ प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकते हैं. प्लीज़ डू रिमेंबर दिस थिंग. उसके बाद हमारा है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम. अब ये जो सिस्टम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा है. ये किस एक्ट के अंदर करा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007. इसको आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से एक्ट के अंदर करा है. इसमें बेसिकली यही है कि सभी की सभी पेमेंट ट्रांजैक्शंस जो भी 50 करोड़ या अबव से NEFT से हो रही हैं, RTGS से हो रही हैं, उनकी जो भी वो एंटिटीज़ उसे कर रही हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जो पर्सन भेज रहा है और जो पर्सन रिसीव कर रहा है. इससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल डाटा सिस्टम है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी. और ये जो बेसिकली जो ये हमारा जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम है ये किसके स्टैंडर्ड्स को बेसिकली फॉलो करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ही डेवलप करा है. नेक्स्ट है हमारा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. अब बेसिकली ये बात हुई है कि जो US के जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट, अभी जो उनका टर्म ख़त्म हुआ है जनवरी 20 को ही, तो उनको ऐसे पहले प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जिनको 2 बार इम्पीच करा गया है. और देखिए आपसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि किस ग्राउंड्स के ऊपर US प्रेसिडेंट को इम्पीच करा जाता है, ट्रेजन्स या हाई क्राइम, ब्राइबरी, मिसडेमेनर. ठीक है, और इंडियन प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड के ऊपर, एक ही ग्राउंड के ऊपर इम्पीच करा जाता है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वॉलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब किस आर्टिकल के अंदर इम्पीचमेंट प्रोसीजर है हमारे इंडियन प्रेसिडेंट का, तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट है बजट सेशन. अब देखिए जनवरी की बात हो रही है तो बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज February 1 को होता है. तो पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं हर एक साल. ठीक है, और जैसा आपको पता होगा कि पार्लियामेंट का कम से कम 6 महीने के बाद एक मीटिंग बुलानी ज़रूरी होती है. ठीक है, तो बजट सेशन जो स्टार्ट होता है जनवरी, फरवरी और से लेकर मई तक. मॉनसून सेशन होता है जुलाई टू अगस्त और सितंबर. विंटर सेशन फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर. नेक्स्ट है हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है, प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड वेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लिबर्टी एंड प्राइवेसी. अब देखिए जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, आई थिंक इन प्रीवियसली सितंबर वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इसमें एक ऐसा प्रोविज़न है कि जो भी 2 पर्सन्स पार्टनर्स इस एक्ट के अंदर मैरिज कर रहे हैं तो उनको अपनी जो डिटेल्स है पब्लिक डोमेन में बेसिकली लगाई जाती है. तो उसको चैलेंज किया गया है कि जो भी हमारी डिटेल्स हम पब्लिक डोमेन में लगा रहे हैं, और यदि कोई पर्सन 30 दिन तक उसके ऊपर कोई बेसिकली कह सकते हैं कि रोक नहीं है, या कैसे कह सकते हैं कि कुछ पाबंदी या नहीं लगाता है, या उसको कह सकते हैं हम चैलेंज नहीं करता है, तो चैलेंज नहीं करता है तो तभी वो शादी कर सकते हैं उस एक्ट के अंदर. तो ये कहीं ना कहीं उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करता है. तो इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि जो ये प्रोविजंस हैं ये हमारी जो फंडामेंटल लिबर्टी है और उनकी जो प्राइवेसी है उनको बेसिकली ख़राब करते हैं. और आपको इम्पॉर्टेंट और चीज़ क्या बात करने की है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है ये इंटर रिलीजियस और इंटर कास्ट मैरिजेस की बात करता है. और इसमें को ना तो कोई रिट्स, बेसिकली कोई आपको सेरेमनी करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसमें शादी होती है. नेक्स्ट है व्हाट आर द की फैक्ट्स ऑफ यूनियन बजट. यूनियन बजट हैज़ नॉट बीन मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वो जो शब्द है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है वो शब्द है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 112 के अंदर.
अब यूनियन बजट वो जो प्रोनाउंस होता था अंटिल 1999 5 बजे शाम को, ठीक है। सिंस बजट 1999 द चेंज इन टाइम टू 11 AM हो गया है। उसके बाद जो 2016 में नरेंद्र मोदी ने बेसिकली जो गवर्नमेंट है उन्होंने शिफ्ट करा है बजट को फरवरी 1 को। रेल बजट को भी साथ में मर्ज कर दिया गया, अदरवाइज पहले अलग अलग होता था, ठीक है। जो प्रिंटिंग ऑफ बजट है वो साथ में हलवा सेरेमनी से स्टार्ट होता है जो कि सर्व किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। और जो ट्रेडिशन है बजट का वो पहले लेदर में होता था, लेदर ब्रीफ केस में, अब इस साल बही का था। और अब लेटेस्ट जो हमारा जो टैबलेट या जो बेसिकली डिजिटल पहला हमारा बजट पेश हुआ है इस साल। उसके बाद अर्जेंटीना की अबॉर्शंस लॉज बेसिकली जो आई हैं, और ये लार्जेस्ट लेटिन अमेरिकन कंट्री है जिन्होंने अबॉर्शन को लीगलाइज करा है, और जो कि 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ही बेसिकली हो सकता है। इंडिया के अंदर 24वें हफ्ते तक हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2020। So these were the current affairs or the legal current affairs of January 2021. If you found this video really informative, please do like, comment and share this video. And please do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon so that you can get this notifications of all the videos posted on the channel in the future automatically. Thank you so much. Have a nice day.